हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल DSR स्टडी पॉइंट में। तो बच्चों, आज हम क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। इसी पीडीएफ से रट लो, याद कर लो। इसी पीडीएफ से अगर क्वेश्चन ना आया तो कमेंट बॉक्स भर देना, ठीक है। इसी से ही क्वेश्चन आने वाले हैं आप लोगों के पॉलिटिकल एग्जाम में, ठीक है। तो चलो देखते हैं। अभी जो बच्चों मैंने आप लोगों को ज्योग्राफी का जो पेपर सॉल्व करवाया था, सैम्पल पेपर्स हो गए, और इसके साथ साथ अभी मैंने रिसेंटली में एक क्वेश्चन पेपर डाला था बच्चों। 5-5 नंबर, 3-3 नंबर के सारे क्वेश्चन वहीं से फंसे, और यहीं से सारे आपको पॉलिटिकल प्रश्न आपके फंसने वाले हैं। तो चलो देखते हैं आखिर क्या है प्रश्न। तो बच्चों, हमारा पहला प्रश्न की बात की जाए तो पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान को उधार का थैला क्यों कहते हैं या पुष्प का गुच्छा क्यों कहते हैं। इसी में से अगर आपको इस टाइप से क्वेश्चन पूछ ले कि आखिर भारतीय संविधान के स्रोत क्या है भाई, कहाँ कहाँ से संविधान लिया गया है, तो आप दुकान के पास जाते हो, दुकानदार से कोई उधार सामान लेकर आते हो, अपनी जरूरत को पूरा करते हो कि नहीं करते। तो इसीलिए भारत के संविधान को उधार का थैला कहा जाता है, क्योंकि हमारा भारतीय संविधान का 75% हिस्सा जो है ना, वो 1975 अधिनियम से लिया गया है, जिसके अंतर्गत अन्य देशों से हमारा संविधान लिया गया है। बहुत सारे प्रावधानों को अलग अलग देशों से लिया गया है। ये कौन कौन सी विधियां हैं, पहले बात करते हैं। जैसे ब्रिटेन के शासन व्यवस्था से क्या लिया गया है, सार्वधिक मत प्रणाली, ठीक है, ये हमने ब्रिटेन से लिया है। सरकार का संसदीय स्वरूप, यानी लोकसभा और राज्यसभा जैसे, ठीक है, ये भी हमने ब्रिटेन से लिया है। कानून के शासन का विचार, ये भी हमने ब्रिटेन से लिया है। और कानून निर्माण की विधि, और इसके साथ साथ विधायिका में अध्यक्ष का पद, ये विधियां हमने कहाँ से ली है बच्चों, ब्रिटेन से ली है। फ्रांस से क्या लिया है बच्चों, फ्रांस से हमने लिया है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत, ये हमने फ्रांस देश से लिया है। इस चीज को याद रखना आप लोग, ठीक है। और इसके साथ साथ नीति निर्देशक तत्व हमने कहाँ से लिया है बच्चों, आयरलैंड से लिया है। और अमेरिका से क्या लिया गया है, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्लोकन, स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। इसके साथ साथ आयरलैंड से मैंने आपको नीति सिद्धांत बता दिए। दक्षिणी अफ्रीका से जो लिया गया है, ये क्या लिया गया है, संविधान में संशोधन करने की विधि, ठीक है। संविधान में संशोधन करने की विधि भी हमने कहाँ से ली है बच्चों, आपका दक्षिणी अफ्रीका से लिया गया है। इसके बारे में जो वर्णन मिलता है हमें, वो आर्टिकल किस में मिलता है, ठीक है, आर्टिकल 368 में दे रखा है, संविधान में किस तरीके से बदलाव होगा। और कनाडा से लिया गया है केंद्र का काफ़ी मजबूत होना, ये संघात्मक शासन व्यवस्था। चलो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, आखिर हमारे भारतीय संविधान की विशेषता क्या है। तो बच्चों, याद है कि दुनिया का सबसे बड़ा संविधान और लिखित संविधान है, ठीक है। और हमारा भारत का संविधान कुछ मामलों में कठोर है और कुछ मामलों में क्या है, लचीला है। इसके साथ साथ भारतीय संविधान देश को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाता है, ठीक है, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है ना बच्चों। इसके साथ साथ क्या होता है बच्चों, हमारे संविधान की अन्य विशेषता की बात की जाए तो दुनिया का सबसे सफलतम संविधान है। संविधान के अनुसार जो जनता होती है ना बच्चों, जनता को मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। भारतीय संविधान के अनुसार भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। संसदीय का मतलब क्या होता है, लोकसभा और राज्यसभा। भारतीय संविधान के अनुसार भारत में एकल नागरिकता है, याद रखिएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ हमारे संविधान में संशोधन करने की विधि है, ठीक है। और आप बोल सकते हो जैसे कि अधिकारी नागरिकता है, संविधान की सर्वोच्चता है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव आयोग है। ये सारी हमारे संविधान की क्या होगी बच्चों, विशेषताएं होंगी। अब आखिर बात करते हैं बच्चों कि आखिर एक देश के संविधान की जरूरत होती क्यों है। तो बच्चों देखो, समाज में तालमेल बनाने के लिए, ठीक है, क्योंकि यानी संविधान क्या करता है, नियम और कानूनों को एक ऐसा समूह उपलब्ध कराता है जिससे लोगों में एक समन्वय, एक विश्वास बना रहे। दूसरा क्या है, कानून व्यवस्था भी बनाए रहे, ठीक है। न्यायपूर्ण समाज की रचना करता है हमारा संविधान, ठीक है बच्चों। और शासन व्यवस्था को चलाने के लिए तरीका बताता है हमारा संविधान। और सरकार की शक्तियों को दुरुपयोग से रोकता है कि सरकार अपनी शक्तियों का दुरुपयोग ना करे। ये सारा काम कौन करता है बच्चों, हमारा संविधान करता है। चलो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान में कौन से मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। तो देखो बच्चों, आप सभी को याद है, भारतीय संविधान के भाग 3 में 12 से लेकर 35 के अनुसार भारत की जनता को मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, जिससे वह क्या है, सर्वांगीण विकास कर सकता है। वैसे मौलिक अधिकार का वर्णन तो हमारा किस में मिलता है बच्चों, 14 से लेकर 32 तक, ठीक है बच्चों। ये मौलिक अधिकारों का वर्णन इसके अंदर हमें मिलता है। कौन कौन से मौलिक अधिकार है बच्चों, जैसे कि हमारा कौन सा है बच्चों, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार, और मोस्ट इम्पोर्टेंट संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये हमारे 6 अधिकारों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो बच्चों प्रश्न है कि डॉक्टर अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को संविधान का हृदय या आत्मा कहा है। तो देखो बच्चों, आप लोगों को इस चीज़ को याद रखना है,
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या किया था, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा या हृदय कहा है। अब इसमें होता क्या है, यानी अगर क्या होता है किसी व्यक्ति के, ठीक है, मौलिक अधिकारों का अगर उल्लंघन होता है तो वो सीधे क्या हो सकता है बच्चों, उच्च या सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। ठीक है, उच्च या सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है, व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए कुछ आदेश जारी करता है, और न्यायालय द्वारा क्या होता है, कई प्रकार के आदेश या रीट जारी किए जाते हैं। ठीक है ना। और क्या होता है बच्चों, इसके साथ साथ यदि किसी व्यक्ति को मौलिक अधिकार का हनन होता है तो सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय ही इन रीटों को आदेश जारी करता है। कौन कौन से होते हैं बच्चों, जैसे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध आदेश, अधिकार भिक्षा और उत्प्रेक्षण रीट। ये 5 रीट होते हैं बच्चों, इनके बारे में पढ़ लेना आप लोग। जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या होता है, अगर किसी व्यक्ति को गैर कानूनी ढंग से गिरफ्तार किया गया है या उसको गिरफ्तारी का तरीका गलत है तो न्यायालय उसे तुरंत रिहा करने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण आदेश जारी करेगा। परमादेश, अगर कोई सार्वजनिक अधिकारी अपने दायित्वों का पालन सही से नहीं कर रहा है ना, तो ऐसा करने और उसके कार्यों से किसी अन्य व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो ऐसा करने से रोकने के लिए उसे परमादेश जारी किया जाएगा। निषेध आदेश, अब निषेध आदेश का मतलब क्या है, जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो उसके लिए बस, ठीक है। तो इस तरीके से है। इसके बाद आता है आपका अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा का मतलब क्या होता है बच्चों, कोई जैसे अधिकारी है बिना अधिकार के कार्य करता है तो उसे ऐसा करने से रोकने के लिए क्या किया जाता है, अधिकार परीक्षा लेख जारी किया जाता है। इस प्रकार से ये रेट आपको लोग याद करने हैं बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में हमेशा आता है। चलो अब बात करते हैं आखिर मौलिक अधिकार और नीति निर्देश तत्वों में आखिर अंतर क्या होता है ना बच्चों, आखिर डिफरेंस क्या होता है मौलिक अधिकार और नीति निर्देश सिद्धांत में। तो बच्चों पहला तो याद है ना, मौलिक अधिकार जो होता है और नीति, ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, एक के बिना दूसरे का अस्तित्व नहीं है। जैसे मौलिक अधिकार सरकार के कुछ कार्यों पर प्रतिबंध लगाता है बच्चों, कि सरकार को क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, है ना। और इसके साथ साथ क्या होता है, मतलब जैसे इसके साथ साथ क्या होता है, नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं वो कुछ कार्यों की प्रेरणा देते हैं कि सरकार को क्या कार्य करना है, क्या नहीं करना है। मौलिक अधिकार व्यक्ति के अधिकारों की बात करता है, नीति सिद्धांत क्या करता है, समाज के अधिकार की बात करता है भैया। ठीक है, कभी नीति तत्वों को लागू करने, कभी नीति में यह मौलिक अधिकार से टकराव हो जाते हैं। मौलिक अधिकार और नीति सिद्धांत में कई बार टकराव हो जाता है। देखो, मौलिक अधिकार के उल्लंघन पर आप न्यायालय में जा सकते हो, लेकिन नीति निर्देशक सिद्धांतों के उल्लंघन पर आप न्यायालय में नहीं जा सकते, है ना। इसके साथ साथ जो मौलिक अधिकार हैं वो संरक्षण योग्य है, लेकिन नीति सिद्धांत होते हैं जो संरक्षण योग्य नहीं है। मौलिक अधिकार लागू हो चुके हैं लेकिन नीति निर्देशन जो सिद्धांत होते हैं या तत्व होते हैं उन्हें लागू अभी नहीं किया गया। चलो आगे बात करते हैं कि चुनाव आयोग के कार्य बताइए। बहुत आसान है, मतदाता सूची बनाना, चुनाव संचालन करना, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाना, आचार संहिता लागू करना, राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह देना, राजनीतिक पार्टियों का पंजीकरण करना, चुनाव के दौरान उम्मीदवारों को द्वारा जो खर्च की जाने वाली जो राशि है ना उन पर एक सीमा लगाना है, धन के प्रभाव को रोकना, है ना। तो ये सारे काम किसके होते हैं बच्चों, चुनाव आयोग के होते हैं। चलो नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों कि आखिर चुनाव प्रणाली की कमियां क्या होती हैं। तो चुनाव प्रणाली की कमियों के बारे में बात करें तो आप सभी को पता है, राजनीतिक जो दल होते हैं ना बच्चों, पार्टी, वो बहुत ज़्यादा धन खर्च करती है ना। चुनाव के समय वोटों खरीद लेती है, लोगों को लालच देकर, चाहे दारू का लालच देगा, चाहे 2,000 रुपये लो अब वोट दो, है ना बच्चों। राजनीतिक दलों द्वारा जाति और धर्म के नाम पर क्या लिया जाता है, वोट लिया जाता है। राजनीतिक दलों में क्या होता है बच्चों, आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों की भागीदारी ज़्यादा होती है, जो अपराध करते हैं ना। राजनीतिक दलों के द्वारा जनता के सामने लुभाने वाले वादे किए जाते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, तुम्हारी सड़क बना देंगे, तो बच्चों की शिक्षा देखते हैं, है ना। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं करते ये लोग, ये कमियां होती है। राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव में हिंसा का प्रयोग किया जाता है, लड़ाई झगड़ा की जाती है, धर्म के आधार पर जाते मतलब लड़ाई की जाती है ना बच्चों। तो ये सारे चुनाव आयोग की क्या है, कमियां हैं। और इसके साथ साथ क्या होता है बच्चों कि राजनीतिक दलों द्वारा वोट के बदले पैसे, वस्तु या अन्य प्रकार का लालच देना होता है, या आचार संहिता का कठोरता से पालन ना हो। अब आचार संहिता क्या होता है, यानी चुनाव के एक दिन पहले कोई भी उम्मीदवार चुनावी प्रचार प्रसार नहीं कर सकता। लेकिन आपने भी ये देखा होगा, कई बार देखा गया है, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, चुनावी प्रचार प्रसार करते हैं, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि आखिर चुनाव प्रणाली में सुधार के लिए कुछ सुझाव बताइए। तो देखो बच्चों, पहला क्या, चुनाव प्रणाली सुधार के लिए सर्वाधिक मत प्रणाली के स्थान पर समानुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली अपनानी चाहिए।
और राजनीतिक दलों को उसी अनुपात में सीटें मिलेगी जिस अनुपात में उन्हें वोट मिले हैं। दूसरा, संसद और विधानसभाओं में 1/3 सीटें क्या होनी चाहिए बच्चों, महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए। तीसरा क्या होता है बच्चों, किसी भी उम्मीदवार के विरुद्ध कोई भी क्रिमिनल अगर केस होता है ना बच्चों, तो उसे चुनाव लड़ने नहीं देना चाहिए। ये मैंने, ठीक है ना बच्चों, तो नहीं देना चाहिए, है ना, आप लोगों को भी ऐसे लगता होगा, है ना। और राजनीतिक दलों की कार्य प्रणाली को नियंत्रित करना चाहिए, समय समय पर कानून होना चाहिए। अच्छा, और चुनावी प्रचार प्रसार जो किया जाएगा उसको जाति और धर्म के आधार पर ना मांगना, यानी वोट जो होता है ना वो धर्म और जाति के आधार पर नहीं मांगना चाहिए, है ना। और चुनावी राजनीति में धर्म के प्रभाव को कंट्रोल करना चाहिए या उसके लिए कठोर प्रावधान बनाने चाहिए। कई बार राजनीतिक दल क्या करते हैं, धर्म के आधार पर वो लोगों से क्या करते हैं, वोट लेते हैं। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि भारत में सार्वधिक मत यानी जीत की प्रणाली को क्यों अपनाया गया है। तो देखो बच्चों, क्यों अपनाया गया है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली प्रक्रिया काफ़ी जटिल है, ठीक है। ये किसी छोटे देश में तो लागू हो सकती है, लेकिन भारत जैसे विशाल देश में से लागू नहीं किया जा सकता, ठीक है बच्चों। इसके साथ साथ सार्वधिक जीत प्रणाली व्यवस्था क्या है, काफ़ी सफलतम है, लोकप्रिय है, ठीक है ना। और इसके साथ साथ क्या होता है, उन मतदाताओं के लिए जिन्हें राजनीति और चुनाव का विशेष ज्ञान नहीं है, वो लोग चुनाव व्यवस्था को आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि सार्वजनिक मत प्रणाली क्या होती है, काफ़ी सरल होती है, ईजी होती है, लोग जो होते हैं ना इसको आसानी से समझ सकते हैं, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं। चलो नेक्स्ट वाला प्रश्न है बच्चों कि कार्यपालिका के प्रकार बताएं। तो बच्चों पहला होता है आदेशात्मक कार्यपालिका। इसमें क्या होता है, राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है, ठीक है, राष्ट्रपति सरकार का प्रमुख होता है। आदेशात्मक में देश का भी प्रमुख राष्ट्रपति होगा, सरकार का प्रमुख भी राष्ट्रपति होगा। और राष्ट्रपति का चुनाव क्या होता है, जनता के द्वारा होता है, लोग करते हैं, और वो विधायिका के को नहीं मानता। उदाहरण के लिए अमेरिका आप देख लो, अमेरिका में क्या होता है, राष्ट्रपति का चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है ना बच्चों। एक आता है, फिर आता है बच्चों अर्ध आदेशात्मक कार्यपालिका। इसमें क्या होता है, राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है, ठीक है, प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है, और प्रधानमंत्री और उसका मंत्री परिषद क्या होता है बच्चों, विधायिका के प्रति यानी संसद के प्रति क्या होता है, जवाबदेह होता है, ठीक है। इसके साथ अब बात करते हैं संसदात्मक कार्यपालिका के बारे में। तो सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है इसमें, और सरकार का प्रमुख और देश का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। और इसमें क्या होता है, राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का होता है, समझ शक्तियों का प्रयोग कौन करता है, प्रधानमंत्री उसका मंत्री परिषद करता है। और यहाँ क्या होता है कि प्रधानमंत्री जो होता है ना विधायिका के में बहुमत दल का नेता होता है, और विधायिका के प्रति क्या होता है बच्चों, वो जवाबदेह होता है। ये होती है कार्यपालिका के प्रकार। अब राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका, इनमें आप डिफरेंस समझते हैं आखिर है क्या। तो देखो बच्चों, अगर बात की जाए, चलो इसके बारे में आपको आगे कराऊंगा, आगे क्वेश्चन है, रिपीट हो चुका है, मैं बताता हूँ आगे। नेक्स्ट है बच्चों, पृथक निर्वाचन मंडल और आरक्षित निर्वाचन मंडल में क्या अंतर होता है। देखो बच्चों, पृथक निर्वाचन मंडल में क्या होता है, इसमें धर्म और जाति के आधार पर चुनाव क्षेत्र आरक्षित होते हैं। इन चुनाव क्षेत्रों में केवल क्या होता है, किसी निश्चित जाति या धर्म का उम्मीदवार ही चुनाव लड़ सकता है। जैसे कोई राजपूत है, सिसोदिया है, यादव है, तो उसी जाति का व्यक्ति क्या कर सकता है, चुनाव लड़ सकता है, और उसी जाति या धर्म के लोग उसे वोट डालेंगे। अंग्रेजों ने भारत की एकता को तोड़ने के लिए इस व्यवस्था को भारत में अपनाया था। एक होता है आरक्षित निर्वाचन मंडल, यानी आरक्षित का मतलब क्या होता है, इसके अंदर जो चुनाव क्षेत्रों में क्या होता है, जो सीट्स होती है ना, उम्मीदवारों की जो सीट होती है वो आरक्षित होती है। जैसे अगर बात की जाए लोकसभा में क्या होता है, 543 सीटें क्या होती है, जिनमें 79 सीटें क्या होती है, एससी के लिए होती है, 41 सीटें क्या होती है, एसटी के लिए होती है, तो और 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होती है। तो इसे आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, परिसीमन आयोग क्या है बच्चों, प्रश्न हमारा क्या है, परिसीमन आयोग है क्या। तो बच्चों याद देखो, निर्वाचन क्षेत्रों का गठन करने के लिए कि कहाँ चुनाव होने वाले हैं, एक स्वतंत्र संस्था बनाई गई है जिसे परिसीमन आयोग कहते हैं, और राष्ट्रपति द्वारा इसकी निर्माण किया जाता है। ये चुनाव आयोग के साथ मिलकर क्या करता है, चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन करता है, ये चुनाव कहाँ होंगे, है ना बच्चों। परिसीमन आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, पूरे देश निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निश्चित करना, और जनसंख्या में बदलाव आ जाने के कारण क्या करना, विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को क्या जनसंख्या कम होती है ना बच्चों, किसी क्षेत्र की जनसंख्या कम हो जाती है, किसी क्षेत्र की जनसंख्या बढ़ जाती है, उसके अनुपात के आधार पर क्या, जनसंख्या के अनुपात में सीमा का निर्धारण करना, या सीमा को बताना, है ना। चलो नेक्स्ट हमारा मोस्ट 100% लिखवा के ले लो, ये प्रश्न आएगा तो आएगा, ठीक है ना, ये आएगा प्रश्न तो आएगा, और आएगा दोनों टर्म में, आप लोगों को फर्स्ट टर्म में और हर बार पेपर में ये क्वेश्चन आता है बच्चों, ध्यान से देखिए। राष्ट्रपति के कार्य, तो बच्चों देखो होता क्या, संविधान के अनुसार शासन की सारी शक्तियां राष्ट्रपति को दी गई है,
लेकिन वास्तव में इन सारी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद करता है अपनी इच्छा से, ठीक है ना। राष्ट्रपति उसे मंत्रिमंडल करने के लिए कहता है, ठीक है ना। वह देश का राष्ट्रपति प्रधान नहीं, मतलब क्या होता है कि राष्ट्रपति उसे मंत्रिमंडल करने के लिए कहता है और वह देश का प्रधान कार्य नहीं करता, बल्कि वही करता है जो होता है। लेकिन देश प्रशासन नहीं करता राष्ट्रपति। औपचारिक तौर पर राष्ट्रपति सारी शक्तियाँ होती है औपचारिक, लेकिन समझ सकते हो ऊपर प्रधानमंत्री करता है। अब बात कर देखो, राष्ट्रपति क्या करता है, जैसे शांतिकालीन शक्तियाँ क्या होती है बच्चों, राष्ट्रपति क्या करता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। दूसरा, राष्ट्रपति उच्च अधिकारियों की नियुक्ति करता है बच्चों, जैसे कि राज्यपाल, राजदूत, इन सब की नियुक्ति कौन करता है बच्चों, राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति जल, स्थल और वायु तीनों सेनाओं का क्या होता है बच्चों, अध्यक्ष होता है ना। चलो नेक्स्ट बात करते हैं वैधानिक शक्तियाँ। वैधानिक शक्तियाँ क्या है बच्चों, राष्ट्रपति संसद का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, अंग होता है। और लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति के मिलने से ही क्या बनती है, संसद बनती है, विधायिका बनती है। उनके बिना तो है ही नहीं विधायिका। और राष्ट्रपति संसद के अधिवेशन को बुलाता है और अधिवेशन को स्थापित करता है, ठीक है बच्चों। और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भी भंग कर सकता है, इतनी पावर होती है। और राष्ट्रपति संसद द्वारा कोई भी विधेयक अगर पास किया जाता है तो हस्ताक्षर करता है, और तभी कोई विधेयक कानून बन पाएगा जब तक हस्ताक्षर करेगा। जब नहीं करेगा तो कोई कानून नहीं बनने वाला, ठीक है। चलो नेक्स्ट है वित्तीय शक्तियाँ। राष्ट्रपति क्या करता है, प्रति वर्ष यानी हर साल क्या करता है बच्चों, व्यय या खर्च का जो ब्यौरा बजट के रूप में क्या संसद के सामने पेश करता है वित्त मंत्री की सलाह पर। कोई भी धन विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के बिना लोकसभा में पेश नहीं हो सकता, इस चीज को याद रखिएगा। भारत का आकस्मिक निधि, आकस्मिक निधि मतलब क्या होता है बच्चों, इसके अंदर अगर कहीं भारत में आर्थिक तंगी आ जाए या कुछ भी ऐसा चीज हो जाए तो इसके द्वारा हम पैसे को खर्च करके हमारी अर्थव्यवस्था को सुधार सकते हैं। इस पर भी नियंत्रण किसका होता है, राष्ट्रपति का होता है। नेक्स्ट आता है न्यायिक शक्ति है। आप सभी को पता है राष्ट्रपति क्या करता है, उच्च और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति किसी विषय के मामले में, कानून के विषय के मामले में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। राष्ट्रपति द्वारा दी गई मृत्यु दंड किसी अन्य दंड को कम करने या क्षमा करने की शक्ति होती है, किसी भी व्यक्ति के मृत्यु दंड को माफ कर सकता है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आता है आपातकालीन शक्ति। आपातकालीन शक्ति में क्या होता है बच्चों कि जैसे कि 352 इसके अंदर क्या होता है कि अगर कोई पड़ोसी देश हम पर आक्रमण कर दे, ठीक है, कोई यदि युद्ध छिड़ जाए, गृह युद्ध हो जाए, ठीक है, या आंतरिक संकट उत्पन्न हो जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या है, राष्ट्रपति देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आपातकाल की घोषणा कर सकता है, ठीक है। और इसके लिए उसे मंत्रिमंडल से लिखित सिफारिश लेनी पड़ेगी, ठीक है। इसे 352 कहते हैं। लगा भी था बच्चों 25 जून 1975 को लगा था। कब लगा था, 25 जून को लगा था 1975 को, ठीक है, यही लगा था इमरजेंसी। चलो नेक्स्ट आता है 356। अब 356 का मतलब क्या होता है, अगर किसी राज्य की शासन संविधान के अनुसार नहीं चल पा रहा है तो ऐसे में राज्यपाल अपनी रिपोर्ट में आपातकाल लागू करने की सिफारिश कर सकता है, भैया इमरजेंसी लागू करनी है। राष्ट्रपति के अनुच्छेद 356 के अनुसार राज्य में आपातकाल लगा सकता है। इसे आम भाषा में राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं बच्चों। अगर किसी राज्य की शासन व्यवस्था संविधान के अनुसार नहीं चल रही है तो धारा 356 के अंतर्गत वहाँ क्या लगाया जा सकता है बच्चों, आपातकाल लगाया जा सकता है, इसे राष्ट्रपति शासन कहते हैं। फिर आता है वित्तीय संकट यानी 360। अगर राष्ट्रपति को लगता है, विश्वास हो जाए कि भारत किसी आर्थिक व्यवस्था बिगड़ रही है तो ऐसे में 360 लगा सकता है, लेकिन आज तक इसे लगाया नहीं गया क्योंकि ऐसी कभी नौबत ही नहीं आई ना मेरे पास, है बच्चों। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है कि स्थायी कार्यपालिका और राजनीतिक कार्यपालिका में क्या अंतर होता है, ठीक है, और राजनीतिक कार्यपालिका स्थायी कार्यपालिका की तुलना में क्यों शक्तिशाली होती है। तो देखो, राजनीतिक कार्यपालिका में जनता द्वारा प्रतिनिधि चुने जाते हैं, जैसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल। और राजनीतिक कार्यपालिका एक अस्थायी कार्यपालिका हो सकती, इसे कभी भी 5 साल से पहले भी भंग किया जा सकता है। स्थायी कार्यपालिका पे क्या होता है, लिखित परीक्षा द्वारा इनका और योग्यता के आधार पर क्या होता है, इनका चयन किया जाता है। और ये स्थायी रूप से अपने पदों पर क्या होते हैं, बने रहते हैं और निश्चित आयु पर, मतलब 62 या 65 साल से पहले इन्हें हटाया नहीं जा सकता। और इनके बिना राजनीतिक कार्यपालिका है ही नहीं, क्योंकि राजनीतिक कार्यपालिका में ज़्यादातर लोग क्या होते हैं, अशिक्षित होते हैं, ठीक है। तो उनको किसी भी कानून के विषय में या देश के विषय में जानकारी कौन देगा, राजनीतिक कार्यपालिका देगी ना, स्थायी कार्यपालिका देगी ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि संसद के 2 सदनों की आवश्यकता क्यों है। या आपसे प्रश्न बोल सकता है द्विसदनात्मक विधायिका किसे कहते हैं, इसके पक्ष और विपक्ष में अंतर बताइए। देखो बच्चों, अगर इसके लाभ बताओ, द्विसदनात्मक विधायिका का मतलब क्या होता है, यानी देश में 2 सदन वाली विधायिका को हम द्विसदनात्मक विधायिका कहते हैं। केंद्र में क्या होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा,
और राज्य स्तर पर क्या होती है बच्चों, विधानसभा, विधान परिषद। और भारत के 6 राज्यों में क्या है बच्चों, ये दोनों हैं। कौन कौन से हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ये 6 राज्यों में हैं। अब इसके लाभ क्या होते हैं बच्चों, देखो, देश के सभी क्षेत्रों में उचित प्रतिनिधित्व मिलता है कि नहीं, हाँ मिलता है। यदि एक सदन कोई जल्दबाजी में कानून बनाता है तो दूसरा सदन क्या करेगा, उस पर बहस या पूर्ण विचार करके क्या कर सकता है, उसकी कमियों को दूर कर सकता है ना। नेक्स्ट आता है द्विसदनात्मक विधायिका। अब इसका मतलब क्या होता है, दूसरा सदन क्या होता है, शक्तिहीन होता है। राज्यसभा के पास बहुत कम शक्तियाँ होती हैं, तो इसीलिए 2 सदनों की आवश्यकता है ही नहीं। एक सदन द्वारा पास किए गए विधेयक को दूसरे सदन में भेजा जाता ना, तो इसमें बच्चों समय बहुत ज़्यादा लगता है और ये खर्चीली व्यवस्था है। इसमें दोनों सदन का खर्च उठाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है ना बच्चों। तो ये इसके क्या है बच्चों, कमियां हैं। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है कि भारतीय संसद के कार्य और शक्तियां बताएं, या लोकसभा और राज्यसभा के कार्य और शक्तियां बताएं। कुछ भी पूछ ले, आंसर तो हमें ही देना है। तो देखो क्या क्या शक्तियां होती है। पहला अगर बात की जाए तो विधायक शक्तियां होती हैं। अब विधायक शक्तियां का मतलब क्या होता है, विधायक शक्तियां जैसे लोकसभा और राज्यसभा मिलकर पूरे देश के लिए क्या करती है, कानून बनाती है। और साधारण विधेयक का दोनों सदनों में पास होना जरूरी होता है। यदि किसी विधेयक पर दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा है, ठीक है ना, अगर ना एक मत हो तो उस सिचुएशन में राष्ट्रपति दोनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाकर इस बिल को पास कर सकता है। ठीक है। दूसरा है वित्तीय शक्तियाँ। इसमें क्या होता है, संसद का देश के धन पर पूरा नियंत्रण होता है और संसद की अनुमति के बिना ना कोई कर लगाया जा सकता है और ना ही कोई धन खर्च किया जा सकता है। राष्ट्रपति वित्त मंत्री के द्वारा क्या करता है, धन या विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत करता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है बच्चों संविधान संशोधन, यानी संसद क्या करता है बच्चों, संविधान में संशोधन कर सकती है। संविधान संशोधन के संबंध में लोकसभा और राज्यसभा दोनों को ही बराबर शक्तियां दी गई हैं। यानी कोई भी संविधान संशोधन या प्रस्ताव उस समय तक पास नहीं समझा जाएगा जब तक दोनों सदनों में वो पास ना हो जाए, तब तक उसे पास नहीं समझा जाएगा, है ना। इसके साथ चुनाव संबंधी कार्य में क्या होता है बच्चों, संसद का क्या होता है, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने का अधिकार रखता है। ठीक है बच्चों। यदि दोनों सदन महाभियोग पास कर देते हैं तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों को ही न्यायाधीशों को क्या कर सकते हैं, पद से हटाया जा सकता है। ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। संसद कार्यपालिका को कैसे नियंत्रित करती है, या विधायिका किस प्रकार से कार्यपालिका को नियंत्रित करती है, तो देख लो बच्चों। पहला क्या है, बहस और चर्चा करके। आप सभी को तो पता ही होगा ये बात कि विधायिका क्या होती है, विधायिका के सदस्यों को कार्यपालिका द्वारा बनाई गई कानून को और लागू करने के तरीकों पर बहस का मौका मिलता है। विधेयक पर बहस करने के दौरान 2 काल आते हैं, एक आता है प्रश्नकाल, एक होता है शून्यकाल। यानी 12 बजे से पहले क्या होता है जो प्रश्नकाल होता है, जिसमें सभी सदस्य प्रश्न पूछते हैं और मंत्रियों को इन प्रश्नों का जवाब देना अनिवार्य होता है। अगर इन प्रश्नों का जवाब नहीं देंगे ना तो भैया गड़बड़ हो जाएगी। और 12 बजे के बाद शून्यकाल होता है, जिसमें प्रश्न तो पूछ लो लेकिन सवालों के जवाब देना बाध्य नहीं होता। चलो कानून की स्वीकृति। आप सभी को पता है कि संसद के पास कानून को पास या रद्द करने की शक्ति होती है उसके पास, और कोई भी विधेयक संसद की स्वीकृति के बिना कानून नहीं बन सकता। अपने इस अधिकार से भी संसद क्या करती है, कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। अगर सरकार के पास विधायिका में बहुमत होता है तो कार्यपालिका के लिए कानूनों को पास करना आसान हो जाता है। लेकिन अगर सरकार का बहुमत लोकसभा में हो तो राज्यसभा क्या होता है, राज्यसभा में ना हो तो कानून को पास करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लोकसभा में, राज्यसभा में नहीं है तो कानून को पास करने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। नेक्स्ट आता है वित्तीय नियंत्रण। अब इसका मतलब क्या होता है, सरकार के कार्यक्रमों को लागू करने के लिए या धन की व्यवस्था किसके द्वारा होती है बच्चों, बजट द्वारा की जाती है। और ये बजट क्या होता है, संसद। ठीक है। तो संसद क्या होता है, वित्तीय नियंत्रण, जैसे सरकार के कार्यक्रम को लागू करने के लिए धन और बजट की जरूरत होती है, और ये बजट संसद द्वारा क्या होता है बच्चों, करा जाता है ना। और कार्यपालिका को इस तरीके से विधायिका या संसद नियंत्रण करती है। ठीक है। एक होता है अविश्वास प्रस्ताव। सबसे ताकतवर हथियार होता है अविश्वास प्रस्ताव, जिसके जरिए अगर संसद की कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। अगर ये प्रस्ताव पास हो जाता है ना तो प्रधानमंत्री के साथ साथ सभी मंत्रियों को त्यागपत्र देना पड़ता है। इस प्रकार भी संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करती है ना बच्चों। तो इस तरीके से होता है प्रश्न। चलो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है, संसदीय समितियों क्या करती है, इनका निर्माण क्यों किया जाता है। तो देखो बच्चों, संसद के बल अधिवेशन के दौरान इसको बनाया जाता है, इसलिए इसको बहुत कम समय
के लिए बनाया जाता है। किसी कानून को बनाने के लिए उससे जुड़े विषयों पर गहराई से अध्ययन अगर करना है ना, किसी कानून पर अगर गहराई से अध्ययन करना है तो उसके लिए संसदीय समितियां बनाई जाती है ना बच्चों। और समय देने की जरूरत पड़ती है, इसलिए संसदीय समितियां बहुत कम समय के लिए बनाई जाती है। जैसे इसे काम क्या होता है बच्चों, संसदीय समितियां क्या करती है, विभिन्न विषयों पर कानून बनाने के लिए सुझाव देती हैं। दूसरा, संसदीय समितियां क्या करती हैं, विभागों द्वारा मांगी गई जो खर्च होते हैं ना उनकी जांच करती है। यहाँ पे पैसा मांगा तो गया कहाँ तुम्हारा पैसा, है ना। भ्रष्टाचार और घोटाले की जांच कौन करती है, संसदीय समितियां। तो ये संसदीय समितियों क्या होते हैं बच्चों, कार्य होते हैं। नेक्स्ट हमारा बात करते हैं कि आखिर लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है और अध्यक्ष के कार्य क्या होते हैं। तो बच्चों, लोकसभा की कार्यवाही को चलाने के लिए संविधान में एक अध्यक्ष की व्यवस्था की गई है ना, जिसे साधारण भाषा में स्पीकर भी कहते हैं। लोकसभा के सदस्य बहुमत के आधार पर क्या करते हैं, उन्हीं में से कोई सदस्य जो लोकसभा के सदस्य होते हैं ना उन्हीं में से एक को क्या बना दिया जाता है, स्पीकर बना दिया जाता है, जो अपने राजनीतिक दल को छोड़कर निष्पक्षता पूर्वक क्या करता है, कार्य करता है। वर्तमान में कौन है, बीजेपी के ओम बिड़ला है, इससे पहले सुमित्रा महाजन थी। ठीक है, अब इस अध्यक्ष के काम क्या क्या होते हैं बच्चों, इसके बारे में बात कर लेते हैं ना बच्चों, कि आखिर लोकसभा के अध्यक्ष के काम क्या होते हैं। जैसे अध्यक्ष क्या करता है, लोकसभा की बैठकें करता है, उसकी अध्यक्षता बुलाता है और अध्यक्ष लोकसभा के प्रस्तावों को प्रस्तुत करता है। इसके साथ साथ अध्यक्ष क्या होता है, लोकसभा के कार्यक्रमों को निर्धारित करता है प्रधानमंत्री की सलाह पर, और वह सदन में अनुशासन बनाए रखने की चेतावनी भी दे सकता है। आवश्यकता पड़ने पर कहता है चल पहली फुर्सत में निकल, बाहर निकाल सकता है। यदि वह समझे कि सदन में गंभीर अव्यवस्था फैल रही है तो जितने समय के लिए चाहे उतने समय तो वो स्थगित कर सकता है। ठीक है, और अध्यक्ष लोकसभा द्वारा हस्ताक्षर, मतलब अगर जब तक अध्यक्ष का हस्ताक्षर नहीं होगा तब तक वो राष्ट्रपति के पास जाएगा ही नहीं कोई भी विधेयक। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। कानून कैसे बनता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। कानून निर्माण की विधि, देखो होता क्या है, कानून बनाने के लिए सबसे पहले संसद में पेश किया जाता है विधेयक को, ठीक है ना। और विधेयक को किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, लेकिन धन विधेयक को केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है बस। विधेयक पर विचार विमर्श करने की जाती है, इसे समिति के पास भी भेजा जाता है, समिति अपने सुझाव देती है कि भाई कानून ठीक है कि नहीं है ना बच्चों। और दोनों सदनों में क्या होता है, फिर बहुमत के साथ क्या होता है, बहुमत के साथ यानी 2/3 बहुमत पास होता है। इसके बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। अगर राष्ट्रपति स्वीकृति इस पर हस्ताक्षर कर देता है तो ये विधेयक क्या बन जाएगा, कानून बन जाएगा। तो ये कानून निर्माण की विधि। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है बच्चों कि न्यायपालिका किसे कहते हैं, आधुनिक युग में इसका क्या महत्व है। तो देखो, न्याय करने वाली संस्था को न्यायपालिका कहते हैं। न्यायपालिका सरकार का जो तीसरा अंग होता है, इस चीज को याद रखिएगा। ये लोगों की आपसी झगड़ों को कानून के अनुसार निपटाता है, और लोग कानून का उल्लंघन करते हैं तो उसे क्या करता है, दंड भी देता है। ठीक है ना। जैसे कि आवश्यकता क्यों है, झगड़ों को निपटारा करने के लिए होता है। क्यों होता है बच्चों, झगड़ों का निपटारा करने के लिए, नागरिकों के मौलिक अधिकार और स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए, गरीब का अमीर से और कमजोर का शक्तिशाली द्वारा होने वाले शोषण को बचाने के लिए, या विधायिका और कार्यपालिका के अनुचित कार्यों पर रोक लगाने के लिए किसकी जरूरत होती है, हमें न्यायपालिका की जरूरत होती है। तो ये होते हैं न्यायपालिका के कार्य। चलो नेक्स्ट हमारा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए संविधान में कौन से प्रावधान किए गए। या न्यायपालिका की स्वतंत्रता किसी प्रकार का बनाए रखी, मतलब कैसे बनाए रखी जा सकती है। ठीक है, तो देखो बच्चों, पहला क्या होता है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में विधायिका को शामिल नहीं किया जाता। ठीक है ना, उसी व्यक्ति को न्यायाधीश बनाया जाता है जो कानून का विशेष ज्ञान हो या जिसे वकालत का अनुभव हो। इस तरह न्यायपालिका राजनीतिक प्रभाव और शक्ति इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। दूसरा है न्यायाधीशों का वेतन। न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका पर वित्तीय रूप से निर्भर नहीं होती। इसको जो पैसा या वेतन या भत्ते दिए जाते हैं वो सिंचित निधि के द्वारा दिए जाते हैं, और इस निधि पर क्या होता है, जो खर्चा करती है संसद करती है। संसद न्यायाधीशों के वेतन को बढ़ा नहीं सकती, घटा नहीं सकती, बढ़ा जरूर सकती है बच्चों, इस चीज़ को याद रखना। ठीक है ना। अब दस्त कर रहे हैं, अब दस्त का मतलब क्या होता है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति लंबे समय के लिए की जाती है बच्चों, है ना। और संसद न्यायाधीशों को उनके पद से हटा सकता है, लेकिन न्यायाधीशों को उनके पद से हटाने की बहुत कठिन प्रक्रिया है, इसे महाभियोग कहते हैं। साबित भी तो होना चाहिए ना। इसके अवमानना करने का दंड, यानी न्यायाधीशों के कार्य और निर्णय की कोई व्यक्तिगत आलोचना नहीं कर सकता कि भैया ये न्यायालय ने गलत किया है, मैं इसका विरोध करूंगी, आंदोलन करूंगी, है ना, ऐसा नहीं कर सकता। यदि कोई ऐसा न्यायालय करता है ना बच्चों, तो न्यायालय उसे दंड दे सकता है। न्यायालय ही ये फैसला करता है कि व्यक्ति ने उसका अपमान किया है या नहीं किया। जैसे 6 अप्रैल 2002 को सर्वोच्च न्यायालय ने अरुंधति राय को न्यायालय की अवमानना करने पर दंड दिया था, 2002। ठीक है बच्चों,
तो ये थे बच्चों, मैंने ज़्यादा नहीं लगभग 24 ही क्वेश्चन करवाए हैं, ठीक है, क्योंकि मतलब 24 ही क्वेश्चन है बच्चों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, धन्यवाद।